FAR1 लेक्चर 52 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल के लेक्चर में ये एंड पे थोड़ी सी बात हुई थी, कोशिश करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। नज़र नहीं आ रहा तो जिन्होंने जी वहाँ सही नज़र आ रहा है, थोड़ा पॉज कीजिएगा एक मिनट। अच्छा जी, अब ध्यान से सुने खामोशी से प्लीज़। कल करेक्शन ऑफ एरर्स को कंक्लूड किया था और उसके अलावा ये बात शुरू की थी हमने इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल पे, ठीक है जी। पहले मुझे बता दें कि करेक्शन ऑफ एरर में जो दो बच्चे आए थे उन्होंने तो कहा हमें कोई मसला नहीं आया सवालों के अंदर, तो मैंने जो मुझे लगा दो एडजस्टमेंट डिस्कस होनी चाहिए वो हमने कर ली थी। वो दो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी थी? एक 15 के अंदर मैंने थर्ड डिस्कस की थी और 16 के अंदर मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1 डिस्कस कर दी थी। 16 में तो मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं होनी, लेकिन 15 के अंदर एक दो बच्चे कह रहे हैं कि हमें मसला आ रहा है, तो ज़रा वो भी बता दें पहले, उसके बाद पे वापस चलते हैं अपने IS1 की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट 4 है अ सब टोटल ऑफ 49 वाज कैरीड फॉरवर्ड इन सेल डे बुक एज 94। तो सेल ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, सेल ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी। अब सोल्यूशन के अंदर बच्चों को मसला इसमें आ रहा है कि एंट्री तो ठीक है हमारे मतलब की हो गई नंबर 4 कि सेल को डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। भाई जो होती है ना ये कास्टिंग एरर्स होते हैं, ठीक है, टोटल्स के जो एरर होते हैं इनको हमने इम्पैक्ट इनका सस्पेंस में ही डालना होता है, ठीक है। वैसे भी उसने ये कहा था एंड पे, अगर आप आखिरी लाइन पढ़ें तो वो कहता है जी पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड्स जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये है कि वो जो आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का जो टॉपिक पढ़ा था ना, जिसमें आप कहते थे कि जी सेल डे बुक का एक बार टोटल होगा और वो टोटल उठाकर ले जाएंगे हम डेटर कंट्रोल में, वो काम नहीं होता। सेल डे बुक में एंट्री पड़ती रहती है और साथ साथ फिर जाहिर सी बात है इंडिविजुअल डेटर्स में ही जाता होगा। तो फिर ये जो खास तौर पे जब कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन ना हो रहे हों और इस तरह का कास्टिंग एरर आ जाए, किस तरह का कि सेल डे बुक का जो टोटल था, सब टोटल जो था, एक सफ़े पे 49,000 लिखा था टोटल, अगले सफ़े पे वो लिखते हुए, जाहिर है ऐसे थोड़ा ही होता है कि वो एक ही सफ़े के ऊपर सारी सेल्स आ जाए बिजनेस की, तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ सेल्स जो हैं वो कई बिजनेसेस की हो रही होती हैं दिन के अंदर ही। तो जो एक पेज का सब टोटल था वो 49 बनता था, वो 49 लिखा एंड पे लिखा हुआ था, अकाउंटेंट ने अगले सफ़े पे लिखते हुए उसको गलती से 94 लिख दिया। अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि डेटर्स को भी इसका इंपैक्ट पड़ा, ठीक है ना। तो बस सादा सी बात है, सेल्स ही ओवरस्टेट हुई पड़ी है, सेल्स ही 45,000 से बढ़ गई। सेल्स किससे बढ़ गई जी? 45,000। ये फर्क 45 ही बनता है ना। आपने सेल्स को करना है कम, तो सेल्स कम करना, सेल की नेचर क्रेडिट है, कम करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। अब सेल्स को डेबिट कर दिया, अब क्या डेटर को क्रेडिट करेंगे? नहीं भाई, जिस बारे में खामोश है वो तो सही हुआ पड़ा। यानी कि एक चीज डेटर को हिट कर ही नहीं रही थी तो हम उसको तो नहीं कर सकते, तो मजबूरन फिर हमने क्या एंट्री कर दी? सेल्स को डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, एडजस्टमेंट नंबर 4, ठीक है। ये बात तो किसी हद तक समझ भी आती थी। अब एक प्रॉब्लम ये आई कि सेल 45 से डेबिट हो रही है, मतलब कम हो रही है एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर, और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट करने की तरफ जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट करेक्शन की तरफ, तो एडजस्टमेंट 4 का जो इंपैक्ट है उसमें सेल जो ओवरस्टेट हुई है उसको सही करने के लिए 45 से कम करना चाहिए था, यहाँ पे गलती से 15 लिखा हुआ है। तो भाई ये गलती से लिखा हुआ है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये तो नहीं कि कहीं और किसी और सेल की एडजस्टमेंट तो नहीं थी ना, एक ही थी ना। तो इसको 45,000 करें और मुझे जल्दी से आंसर बता दें इसका। अब सही करने के बाद आंसर क्या आता है जी? 854 प्लस 9,000 माइनस 13,000 माइनस 45,000 माइनस 17,000 सॉरी ये दोनों प्लस 17,000 है, 839 आ गया, ठीक है जी। अब बहरहाल इसको मैं देख लेता हूं, हो सकता है सवाल के अंदर कहीं मिस्टेक हो, लेकिन जो सवाल इस वक्त मौजूद है सामने उसमें 45,000 से ही सेल ओवरस्टेट हुई है ना, तो जब उसको सही करना है, सेल्स को 45,000 से डेबिट करना है, तो सेल का कम होना प्रॉफिट को कम करेगा, और जितने से सेल ने कम होना है उतने से प्रॉफिट ने कम होना है। तो भाई इसको 869 की बजाय 839 कर ले, ठीक है जी। बहरहाल इसको मैं चेक कर लेता हूं, ये सब्जेक्ट टू चेकिंग है। अगर सवाल में ही कोई मसला हो गया था, सवाल में कोई फिगर गलत दिखी गई है, तो मैं इसको बाद में सही कर दूंगा। इस वक्त जो क्वेश्चन मौजूद है आपके सामने उस हिसाब से 45,000 की एडजस्टमेंट थी, पर 45,000 यहां पर माइनस होना था और ये ग्रॉस प्रॉफिट 839 पे आना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद एक एडजस्टमेंट और है जी, रिटर्न इनवर्ड की बच्चे बात कर रहे हैं। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का इंपैक्ट समझा दें जी, समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब जी, रिटर्न इनवर्ड कहते किसे हैं? रिटर्न का रुख है इनवर्ड, मतलब सेल रिटर्न, ठीक है जी। और मैंने कहा था सेल रिटर्न को आपने कॉन्ट्रा सेल के तौर पे सोचना है, तभी आसानी होगी।
वैसे इतनी डिटेल में करेक्शन ऑफ एरर में जाना मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मुनासिब है। बहरहाल काफी चलेंगे हम ऑलरेडी, चलो तसल्ली होगी, ठीक है। आई ने जो पूरा टॉपिक ही डाल दिया है, मेरा नहीं ख्याल इसमें से पूरा सवाल बनाएगा। जाहिर है उसने शायद IAS 8 के लिए इसको इंक्लूड किया था, लेकिन फिर क्वेश्चन आ गए, लेकिन हमने जो काम के सवाल थे बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र है कर लिए, ठीक है। बहरहाल ये कॉन्ट्रा सेल के हिसाब से सोचना है, 1 बाय 1 सोचना है दोनों को, ठीक है। पहली बात तो ये है कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड जो ट्रायल में अपीयर हो रही थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए उलट ले गए हम। इसका मतलब जर्नल एंट्रीज बिल्कुल ठीक हुई पड़ी थी। जर्नल एंट्री से जो सेल रिटर्न थी वो ट्रायल में सेल रिटर्न ही आई थी, और जो परचेज रिटर्न थी वो ट्रायल में परचेज रिटर्न ही आई होगी। बात समझ रहे हो ना? हाँ, ट्रायल में मौजूद थी सेल रिटर्न। आपको पता है सेल रिटर्न डेबिट होती है, तो बोलो। ट्रायल में मौजूद थी जो सेल रिटर्न, पढ़ते हैं कितनी थी, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न अपीयरिंग इन ट्रायल वर 82 एंड 99। सेल रिटर्न कितनी थी जी? 82,000, ठीक है। और परचेज रिटर्न कितनी थी? 99। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है जी? परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न कितनी थी जी? 99, ठीक है। अच्छा, अब सेल रिटर्न ट्रायल में नजर आ रही है 82 और परचेज रिटर्न ट्रायल में नजर आ रही है 99। ये ट्रायल में अपीयर कर रही थी, ये मतलब कि जर्नल एंट्री तो कोई नहीं होनी ना, जर्नल एंट्री से होकर ही ये लेजर बन के क्लोजिंग ट्रायल में आए थे ना। यहां तक तो कहानी थी बिल्कुल ठीक। अब जब इस ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी तो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स जो थी उनमें से लेस होना चाहिए था 82, ठीक है ना। यानी सेल्स को हमने 82 से कम करना था। ध्यान से देखना, सेल को 82 से कम करना था क्योंकि सेल रिटर्न कितनी थी? 82, लेकिन गलती से हम सेल को कम किससे कर गए? अब सेल 99 से कम हुई जबकि कम होनी चाहिए थी 82 से, तो मतलब सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। सेल रिटर्न 99 पे रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई? बोलो, गलत हुआ। सेल रिटर्न को 82 पर लाना है, 99 से 82 पर लाना है, बोलो लाना है कि नहीं लाना? तो सेल रिटर्न को क्या करना है? कम। सेल रिटर्न मैंने कहा था कॉन्ट्रा सेल सोचना है, सेल रिटर्न का कम होना सेल का बढ़ना होता है, तो सेल को बढ़ाएंगे इसके डिफरेंस से। ये तो आसान बात है, यहां से भी समझ सकते हैं। सेल रिटर्न ने 82 से माइनस होना था, यानी कि सेल्स ने 82 से कम होना था, पर गलती में हमने उसको 99 से कम कर लिया, तो सेल ज्यादा कम हो गई ना, सेल ज्यादा कम हो गई। कंफ्यूज हो रहे हैं कि सही है? सेल 82 से कम करनी थी, 99 से कम कर गए, तो अब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 17 से सेल्स बढ़ जाएंगी, सेल्स 17 से बढ़ जाएंगी। मैं नहीं कहता कि सेल रिटर्न को क्या करना है, हम पहुंच गए कंक्लूजन पे। ऐसे सोचना है तो ऐसे सोच लो, ज्यादा आसान मुझे तो ये लग रहा है। वैसे ज्यादा आसान क्या लग रहा है? चलो ये भी लिखा है, ठीक है, ये भी लिखा है। ज्यादा आसान क्या लग रहा है? सेल रिटर्न 82 थी, गलती से रिकॉर्ड होगी नहीं, जैसे सिखाया था आपको टाइमती वाले सवाल के अंदर, ठीक है ना। उसूल बताया था कि हमेशा इसको कॉन्ट्रा सोचना, ठीक है। अब बताओ, सेल रिटर्न कितनी थी? 82, गलती से कितनी रिकॉर्ड हो गई? 99, तो सेल रिटर्न ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है। बोलो, सेल रिटर्न ज्यादा रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई? यस सर। क्या बस देखो, ट्रायल में सेल रिटर्न 82 थी और ट्रायल में परचेज रिटर्न 99 थी। आप कह रहे हो कि पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि आपने सवाल घर पे किया नहीं हुआ, मसला ये है, ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट पूरी पढ़ते हैं। रिटर्न, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न अपीयरिंग इन ट्रायल वर 82 एंड 99 रिस्पेक्टिवली। ट्रायल में ये इतनी आ रही थी। आगे कहता है, while preparing financial statements, the amount of sale return was shown as purchase return and vice versa, ठीक है। तो ट्रायल में चीजें ठीक थी, वहां से जब ट्रायल से जब इनकम स्टेटमेंट बनी तो वहां पे इनको उलट ले लिया, ठीक है ना। तो ये मुश्किल तरीका था सोचने का, लेकिन मैंने कहा ऐसे भी समझ तो आ ही जाती है, ठीक है ना। आसान तरीका वो जो सिखाया हुआ है, ठीक है ना। हमने प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेना है, ओके। अब सेल रिटर्न होनी कितनी चाहिए थी? 82, गलती से इसको कितना ले लिया? 99, तो सेल रिटर्न ज्यादा हो गई। अब करेक्शन के अंदर सेल रिटर्न को क्या करना है? कम। सेल रिटर्न को क्या करना है? और मैंने कहा था सेल रिटर्न कॉन्ट्रा सेल है, तो सेल रिटर्न का कम होना सेल का बढ़ना है, तो इसका मतलब सेल बढ़ जाएगी, यानी सेल रिटर्न को हमने किया कम। कितने से? जरा डिफरेंस बताओ। 17 से, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा? सेल रिटर्न कॉन्ट्रा सेल है, मतलब डायरेक्ट मत सोचो, हमेशा प्रॉफिट पे डायरेक्ट सोचोगे ना फंस जाओगे। सीधी बात है भाई, सेल रिटर्न का क्या करना है? कम। सेल रिटर्न को क्या करना है? कम। सेल रिटर्न का कम होना दरअसल सेल का बढ़ना है, तो सेल 17 से बढ़ गई और सेल का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो 17 से एंट्री क्यों? एंट्री नहीं होनी, इधर देखो, इसकी एंट्री होनी है, इसकी एंट्री क्यों नहीं होनी?
ट्रायल में कह रहे ट्रायल में ये फिगर्स अपीयर हो रही थी, वहां से इनकम स्टेटमेंट में उलट ले गए ना। अब मैंने सिर्फ सेल रिटर्न फिलहाल बताया, ठीक है। तो आए हम सोल्यूशन में और हमने देखा एडजस्टमेंट कौन सी है, ये एडजस्टमेंट 5 को हम देखते हैं तो वहां कहते हैं जी नो एंट्री। समझ आता है क्यों नहीं एंट्री हो रही, यहां पे नो एंट्री की समझ आ रही है, बोलो। अच्छा, अब इंपैक्ट की बात करें तो मैंने सिर्फ सेल रिटर्न का फिलहाल इंपैक्ट बताया है, उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कितने से चेक करते हैं जाके। सेल ये रिटर्न इनवर्ड परचेज रिटर्न होती है, ठीक है ना, ऐसा ही है, सही कर देते हैं इसको, सेल रिटर्न लिख देते हैं ब्रैकेट में, आपको समझ आए। रिटर्न का रुख इनवर्ड, तो कौन सी रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है जी। सेल रिटर्न ओवरस्टेट हो गई ना, बोलो कितने से, 17 से। तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा एडजस्टमेंट में, देखो सेल रिटर्न को हमने जब सही किया तो उससे प्रॉफिट बढ़ गया है। अब 17 से जीपी ऐड हो रहा है, जीपी में 17 ऐड हो रहा है, यहां पे प्रूफ करके तो आए। सेल रिटर्न 82 होनी थी, फिर सुनो आखिरी बार, 82 होनी थी, गलती से कितनी ले ली, 99। सेल रिटर्न ज्यादा ले ली, ये आसान है, यहां से समझना मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो आई वुड सजेस्ट, जैसे समझाया था वैसे, सेल रिटर्न अगर ज्यादा हो गई, ओवरस्टेट हो गई, तो सही करने के लिए क्या करोगे, कम। कितने से कम करोगे, 17 से। सेल रिटर्न का कम होना कभी भी प्रॉफिट पे डायरेक्ट मत सोचो, फंस जाओगे। कॉन्ट्रा सेल है, बस इतना सोचो। सेल रिटर्न समझ तो आती है ना, 17 से कम करना है, हमने ओवरस्टेटेड थी, 17 से सेल रिटर्न को किया कम। सेल रिटर्न का कम होना दरअसल सेल का बढ़ना है, तो सेल बढ़ जाएगी 17 से, और सेल का बढ़ना अब आसान हो गया काम, प्रॉफिट का बढ़ना है। तो इसलिए आपको नजर आ रहा है रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न जो ओवरस्टेटेड थी 17 से जब सही किया तो उसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, ठीक हो गया, डन। अगली बात भी यहीं भी देख लेते हैं। अब बारी आती है परचेज रिटर्न की। मैं तो कहूंगा ऐसे मत सोचो, आसान काम रखो। जैसे सेल रिटर्न 82 थी और 99 कर दी, ऐसे ही परचेज रिटर्न 99 थी, गलती से 82 ले गए। अब 82 से परचेज रिटर्न को 99 पे लेके जाना है, तो परचेज रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ही है। परचेज रिटर्न को कितने से, 17 से। परचेज रिटर्न का कभी प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं सोचना, सुकून मारो। परचेज रिटर्न इज कौन सा, परचेज। तो परचेज रिटर्न का बढ़ना दरअसल परचेज का कम होना है, और परचेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो ये 17 भी क्या नजर आ रहा है आपको, ऐड होता हुआ। रिटर्न आउटवर्ड मींस, मैंने ब्रैकेट में अपनी लिखा, समझ आ रही है, ठीक है। ये क्या है, तो रिटर्न सोल्यूशन में जाकर ना रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड को काट के लिख दो, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, और क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन करके लिख लो। क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन करो, रिटर्न इनवर्ड को अंडरलाइन करो, उसके ऊपर लिखो सेल रिटर्न SR लिख लो, और रिटर्न आउटवर्ड को अंडरलाइन करके लिखो PR, पाकिस्तान रेलवे नहीं, परचेज रिटर्न। ऐसे सोचना आसान है ना, ऐसे सोचना आसान है, यूं सोचना, सोच तो लिया था ऐसे भी हमने, लेकिन ये मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट इंक्रीज डिक्रीज तो आसानी से समझ आ जाता है, इंक्रीज डिक्रीज निकाल लो, और फिर सोचना नहीं है प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट। सेल रिटर्न का कम होना प्रॉफिट को, अब ये फंसा देता है बंदे को, नहीं सेल रिटर्न का कम होना सेल का बढ़ना है, अब सेल का बढ़ना प्रॉफिट को क्या करेगा, ये आसानी से समझ सकते हैं हम। ऐसे ही परचेज रिटर्न का बढ़ना प्रॉफिट को, ये डायरेक्ट सोचोगे तो फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आसान क्या है, परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेज को कम करेगा, अब इजी हो गया, परचेज का कम होना एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो दोनों सूरतों के अंदर प्रॉफिट ने 17 से बढ़ना था, ये इंपैक्ट था इसका, ठीक है जी। एंट्री को नहीं होनी थी, क्लियर है, ये सही है। ले जी, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 हो गई। और कौन सी एडजस्टमेंट अभी डिस्कस किया आपके साथ, 4 भी होगी, अच्छा चलो। और कौन सी चाहिए, हाँ सही है, सारा सवाल करा लो। ये जिन्होंने सवाल नहीं ना किया हुआ, असल में ये वो सवाल कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर 6 हो गई थी, 7 में भाई साहब कह रहे हैं कि बता दें जी, 7 भी बता दें, ठीक है जी, सुन लें बस, रेक्टिफिकेशन नहीं कर लें, फिर रहने दें आइए सवाल। मैं ऐसे इतनी देर तक तस्वीर निकालता रहा हूं, यही कर लेते फिर। As we started using an inventory item as office machine, क्या अपनी इन्वेंट्री में पड़ी हुई चीज अपने दफ्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एग्जाम्पल बचपन से आपको मैं देता आ रहा हूँ कि अगर ये रॉयल फैन वाले हैं, इन्होंने अपने शोरूम के अंदर ये बेचने के लिए रखे हुए हैं, और अगर अपने ही शोरूम में लगाने के लिए, सेल शोरूम में इनको पंखे की जरूरत पड़े तो ये वो अपने उस इन्वेंट्री से उठाएंगे और लगा देंगे, ठीक है। फर्क कोई नहीं पड़ता है इससे, ठीक है, बाहर से खरीदने की बजाय अपने ही पंखे को उठा के लगाएंगे। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री इसकी होगी, पहले ये आइटम बिकने के लिए पड़ा हुआ था इन्वेंट्री में, लेकिन जब हमने इसको वहां से उठाकर अपने ही शोरूम में लगाकर चला दिया तो हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अब ये फॉर सेल नहीं रहा, फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, तो इसलिए ये पीपीई बन गया है, इन्वेंट्री नहीं है। अब इस पे IAS 2 नहीं लगेगा, इस पे IAS 16 लगेगा, ठीक है आमिर भाई, ठीक है। तो कहां तक आ रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं फ्रेम, अच्छा इस पे IAS 2 नहीं लगेगा, IAS 16 तो ट्रांसफर करेंगे ना फिर। अब जरूरत क्या थी इसकी, अगर नहीं हुआ तो ये करना पड़ेगा। वो कह रहा है जी 1 अक्टूबर 18 को
स्टार्ट करना शुरू कर दिया एक इन्वेंट्री आइटम को ऑफिस मशीन के तौर पे। यूं समझ लो फोटोकॉपी मशीनें बेचते थे इंपोर्ट करके, पड़ी हुई थी स्टॉक में, अपने ही दफ्तर के अंदर हेड ऑफिस के अंदर फोटोकॉपी मशीन की जरूरत पड़ गई तो बाहर से लेने की बजाय अपनी ही इन्वेंट्री 10 मशीनें पड़ी थी, एक निकाल के अपनी दफ्तर में रख ली और फोटोकॉपी शुरू कर दी। अब इन्वेंट्री आइटम था, ऑफिस मशीन बन गया, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी एंट्री क्या बनती है? ओरिजिनल एंट्री। अगर ये हुआ है तो फिर आप पीपीई को डेबिट करो और इन्वेंट्री को, जो भी नाम हो पीपीई का, ऑफिस मशीन है जो भी है, ठीक है ना, इसको डेबिट कर दो। लेकिन दिस एंट्री इज ऑलवेज पास्ड विद कॉस्ट, ये याद रखना। क्यों? बोलो बोलो। हाँ जी, अपने आप को चीज बेच के खुद से प्रॉफिट नहीं कमा लेना होता, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है एस बी स्टार्टेड यूजिंग एन आइटम ऑफ ऑफिस मशीन इफेक्टिव एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री एज ऑफिस मशीन इफेक्टिव फ्रॉम यकम अक्टूबर 18। हमारा ईयर एंड क्या था जी, तो बता दो। इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल के एंड होने से 3 महीने पहले हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, नो एडजस्टमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड एंड दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। उफ अल्लाह, यानी कि निकाल के उसको दफ्तर में रख दिया या उठा के पंखा इधर लगा दिया। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि नीचे उसने लिखा हुआ पीरियोडिक सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक सिस्टम में आपको होता है क्लोजिंग स्टॉक निकलता है फिजिकल काउंट से नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट किए, FIFO F को लगा के क्लोजिंग स्टॉक निकला है, उसकी एंट्री करते हैं स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ठीक है। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि एक तो उन्होंने इस पंखे को उतार के यहां लगा दिया, ठीक है, और एंट्री कोई नहीं की, यानी पीपीई डेबिट नहीं किया, और इन्वेंट्री क्रेडिट, आपको जी इन्वेंट्री तो क्रेडिट होना ही नहीं था, ठीक है। इन्वेंट्री तो वो अकाउंट बना नहीं रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, यूं समझो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर रहा हूं मैं रेक्टिफाइंग एंट्री में, ठीक है ना, स्टॉक को। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हम सिस्टम पीरियोडिक यूज कर रहे हो तो इन्वेंट्री का अकाउंट तो बनता नहीं है, यहां पे तो परचेजेस का अकाउंट बनता है। पीपीई का नाम लिखा हुआ है वैसे, ऑफिस मशीन ही कर दो, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑफिस मशीन डेबिट करके और परचेजेस को क्रेडिट करना था, ठीक है ना, हो गया ये काम। अगर ये काम नहीं हुआ, जो कि वो कह रहा है, क्या क्या कह रहा है वो, कि ये काम नहीं हुआ, नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करना है? हमने ये ऑफिस मशीन को डेबिट करके और परचेजेस को क्रेडिट कर देना। और अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करते, फिर दूसरा मसला भी ना आता, ठीक है। लो भाई, ये एंट्री हो गई, डन। ये तो एंट्री कॉस्ट से पास करनी है, कॉस्ट ढूंढते हैं, फिर मैं लिख दूंगा फिगर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, मसला इज कि एक तो एडजस्टमेंट भी नहीं की, यानी पीपीई डेबिट परचेज क्रेडिट भी नहीं किया, और सोने पे सुहागा जब गिनती करने आए क्लोजिंग स्टॉक की तो इस पंखे को भी स्टॉक में गिन के चले गए। अब एक मसला तो ये था क्या कि ये एंट्री नहीं हुई, तो ये तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन उससे ऊपर बड़ा मसला क्या आया कि क्लोजिंग स्टॉक की गिनती में भी ये स्टॉक शामिल हो गया। शामिल हुआ तो वैल्यू भी निकल आई, वैल्यू निकली तो स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट की एंट्री में भी ये चला गया। तो इसका मतलब इसका तो डुअल इंपैक्ट हो गया, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा हुआ पड़ा है इसी अमाउंट से, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को कम करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करने की एंट्री क्या करनी चाहिए हमें? क्लोजिंग स्टॉक कम करना है ना, एसेट है, एसेट को कम करना है तो डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दो, ठीक है। अब देखते हैं कोई वैल्यू शैल्यू भी गिवन है या नहीं। द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आइटम वाज 145 एंड 182। 145 को इग्नोर करेंगे, कॉस्ट को, और सेलिंग प्राइस से एंट्री करेंगे। सेलिंग प्राइस इन्वेंट्री आइटम था ना, ये एंट्री हमेशा कॉस्ट से पास करनी है, तो 182 को इग्नोर करना है, 145 को कंसिडर करना है। तो ऑफिस मशीन 145 से डेबिट करनी थी और परचेजेस को क्रेडिट करना था। और अगली बात, इतने से ही ये स्टॉक में भी काउंट हो गया हुआ है, तो जब स्टॉक को कम किया हमने, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल भी ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि सब काम हो चुका है। आप यूं कहो सर जब परचेज में से माइनस कर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं आएगा ना भाई। वो तो तब नहीं आता जब उन्होंने काउंट करके ये काम करना ले, तो प्रॉफिट निकाल के बैठे हुए हैं, सब कुछ करके बैठे हुए हैं। तो एक तो आपने परचेज को कम करना है, लेकिन परचेज को कम करने से एक्सेल की शीट नहीं है यहां पे कि एकदम से आपका बाकी काम भी खुद ब खुद हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग थोड़ा निकलना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, आपकी सही वाली परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक सही वाला, और फिर ऐसे तो है नहीं। आपने परचेज को तो माइनस करके सही कर दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो उन्होंने वही गिनती करके माइनस किया हुआ था जिससे कॉस्ट ऑफ सेल निकली थी, तो वो असर निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम किया, तो दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल ले लेगी, ठीक है, सही है। अच्छा, अब बारी आती है, रुको अभी कहां बारी आती है, अभी इसका इंपैक्ट प्रॉफिट वही लेने की। ये तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो गई। डेप्रिसिएशन का भी कुछ कर लें भाई, डेप्रिसिएशन का भी कुछ कर लें। एसेट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दो, कितने से 145, कोई रेट शेट गिवन है? 10% था। क्या 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 कहा था उसने सवाल में, कहां लिखा? लेट मी देख, सब पे उसने क्या कहा? लेट मी देख ऑफिस। अच्छा, ऑफिस मशीन बोलो ना ये बात कि उसने नाम लिखा हुआ ऑफिस मशीन का बकायदा, ऐसे जी ऑफिस मशीन का नाम उसने लिखा हुआ, 10% स्ट्रेट लाइन है, तो 145 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना?
3.6 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा अब भाई प्रॉफिट पे इम्पैक्ट लेना है, एक ये परचेज है, एक ये कॉस्ट ऑफ सेल है और एक ये डेप्रीसिएशन है। ठहर जा 145 और 3.6। अब जीपी की बात हो रही है, मजे की बात ये थी नेट प्रॉफिट का उसने कहा नहीं था सवाल में, ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस तो आता है जीपी से नीचे, इसलिए इसको तो नजर ही नहीं आना चाहिए था, रह गए ये दोनों, ठीक है। इस एडजस्टमेंट के अंदर परचेज कम हुई, परचेज का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, इसका बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, हेवी एक्सपेंस है। तो आई थिंक सोल्यूशन में इसको दिखाया ही नहीं गया, आप प्लस और माइनस दोनों कर दो अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो। डेप्शन एक्सपेंस तो आना ही नहीं था, डेप्शन एक्सपेंस तो आना ही नहीं था, ये वाला 3.6 डेबिट, ठीक है। ये दोनों ने इंपैक्ट जो कैंसिल कर दिया तो आईकेएम ने सोल्यूशन के अंदर को गायब कर दिया, आप लिख लें, ठीक है। और कोई मसला इस सवाल में जी? चलो बस कर दो अब इसको, एक दो फिर देख लेना, ठीक है भाई, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, इक्विटी नहीं करना हमने। अनदर ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 270 विद द कैरिंग वैल्यू ऑफ 127 ऑन यकम जनवरी 18। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 18, ठीक है जी। भाई जना मैनू की जल्दी है, सिलेबस दूसरी मुकाना है, मैं थोड़ी मुकाना है, ओके। ऑफिस मशीन, यार ये जो दो बच्चे कल आए थे इन्होंने ये सवाल वाकई किया था, हमें तो पता ही नहीं लगा इन बातों का। Another office machine costing 2,70,000 with a carrying value of 1,27,200 as on यकम जनवरी 18 was disposed of on यकम सितंबर 18। 8 महीने बाद बिका है, 8 महीने 31 यकम सितंबर है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने हमारे पास नहीं रहा था ये, ठीक है ना। अच्छा, the sale proceeds were credited to accumulated depreciation account and whole depreciation was provided, whole year's depreciation was provided on machine। हाँ भाई क्या मसला है इसमें? नहीं ये स्क्रैप वैल्यू नहीं तो सेल प्रोसीड है भाई। भाई एक्यूमुलेट एंट्री पहले ओरिजिनल बनती क्या है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट। उस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अंदर आपने असल में मसला क्या है, कॉस्ट है ऑफिस मशीन की 270, कैरिंग अमाउंट 1,27,200 स्टार्ट पे, ठीक है। आपने 1,27,200 को ही थोड़ा सा आगे लेके जाना था, 8 महीने मजीद डेप्रिशिएट करके बुक वैल्यू निकालनी थी और ओरिजिनल डेप्रिसिएशन आ जानी थी, ओरिजिनल एक्यूमुलेटेड डेप्शन आ जानी थी। ओरिजिनल एंट्री के अंदर आपने वो डेबिट करनी थी, कैश डेबिट करना था 80,000, ठीक है, और एसेट को क्रेडिट करना था 2,70,000 से, गेन लॉस निकलाना था। अब रॉन्ग एंट्री के अंदर एक काम नहीं हुआ था ना, दो हुए थे। पहला काम तो ये हुआ था कि उन्होंने खैर से इस 80,000 को क्या किया था, सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। यहां पे रुक जाओ, एक तो उन्होंने ये काम कर दिया कि उन्होंने कैश डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। ये वो 80,000 को आप रेजिडुअल वैल्यू समझ रहे हैं, पता नहीं शायद, ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन को जो उसने क्रेडिट किया है इसको भी तो रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है उन्होंने पूरे साल का रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री के अंदर हम क्या कहेंगे, पूरे साल की डेप्शन रिकॉर्ड होगी, हालांकि 8 महीने की होनी चाहिए थी, तो रिवर्सल के अंदर तो फिर सिर्फ 4 महीने को रिवर्स करना चाहिए ना। अब उन्होंने सोल्यूशन के अंदर क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ये एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट में से ना ये 80 चूंकि माइनस हुआ है गालिबन, तो डेप्रीसिएशन करते हुए शायद उसका इंपैक्ट भी आ गया है, तो उस तरह से करके उन्होंने डेप्शन एक्सपेंस निकाला हुआ होगा, जहां तक मुझे ध्यान में आती है बात, ठीक है। बहरहाल टाइम बहुत ओवर हो रहा है, इस एडजस्टमेंट को मैं कल यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग से, लेकिन मेरी इस डिस्कशन के बाद आप एक ट्राई तो कर सकते हैं इसको दोबारा, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट को हम डिफरेंट कलर दे देते हैं, लेकिन प्लीज इसको अब कर लीजिएगा। सिर्फ उन्होंने ये इसको भाई रेजिडुअल वैल्यू नहीं समझा हुआ, ये इस गलती को समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा है कि शायद जो है ना वो गड़बड़ ऐसी कर गए हैं कि डेप्शन को क्रेडिट कर दिया है, और फिर शायद एक्यूमुलेटेड डेप्शन को क्रेडिट जो किया है उसका इंपैक्ट उन्होंने जो डेप्शन उन्होंने कैलकुलेट किया उसके ऊपर लिया हुआ है। तो आप जरा उसको इस तरह से देखिएगा एक दफा। बीआरएस की रिवीजन ने इसको हेल्प किया, इस एडजस्टमेंट को हेल्प किया था बीआरएस की रिवीजन ने। अनप्रेजेंटेड चेक्स याद आ रहे थे, इनके अंदर कुछ पड़े हैं जो कि अभी जो है वो इशू कर दिए हैं, 30 अप्रैल 18 को किए थे, तो देखना पड़ना था हमने कि ये टाइम बार्ड तो नहीं हो गए। टाइम बार्ड याद है थोड़े थोड़े, 6 महीने से ज़्यादा किसी चेक की उम्र तो रिवर्स कर देते हैं। मैंने डिसऑनर को आपको रिवाइज करा दिया था सवाल के अंदर, टाइम बार्ड की भी वही एंट्री होती थी, ठीक है। और हैंड ओवर किया क्रेडिटर को चेक को, ये बात भी हमने क्लास के अंदर की थी, मैंने आपको याद भी कराया था इंट्रो वाला सवाल लैम्डा वाला, कि उसमें भी यही काम हुआ था। हमारे पिछले सवाल में भी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया था, ठीक है। मेरे ख्याल में इससे फ़ायदा ही हो गया था बीआरएस की रिवीजन से।
ठीक है जी, एडजस्टमेंट 8 को एक नज़र देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। जीटा में और कोई मसला नहीं आया। नलतर को ट्राई किया किसी ने किया, प्लीज़ अब इसको आज कर लीजिएगा। कल इनकी पेंडेंसीज, लेकिन कल इतना टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, कल 15 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा इस पर, कोशिश मेरी यही होगी। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा मसाइल हुए इन दोनों सवालों में, यानी जीटा तो क्लियर है ना, सीबी की एडजस्टमेंट 8 ट्राई करके आनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। हो सकता है हो ही जाए, आप मुझे कल ये खुशखबरी सुनाओ, चलो ये तो जान छुट गई। फिर नलतर को मैं डिस्कस करूंगा, जो एडजस्टमेंट्स उसमें मसला करेंगी, सिर्फ उनको सवाल जो है शायद ये मैं सारा ना करवाऊँ, शायद करवा भी दूँ, लेकिन हो सकता है कि वो स्टेप्स में करवाऊँ, कि आपको बेस बता दूँ कि जी ये तरीका था, ये करना था, चलो एक और ट्राई कर लो, ताकि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो नया टॉपिक है उसको भी साथ साथ चलाते जरूर है, ठीक है। अच्छा जी, कल हमने स्टेटमेंट चेंज इक्विटी का टॉपिक शुरू किया था, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं शुरू किया था बनाना, ठीक है ना। बल्कि मैंने आपको इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये तस्वीर देखें और ये तस्वीर देखें, कौन सी बेहतर है? ये कुछ बेहतर है, चले ओके, अपने अपने मोबाइल में ओपन कर लें, मैं पढ़ देता हूँ। इश्यूएंस और शेयर कैपिटल हमने बात की थी, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी, ठीक है। अगर एट पार है यानी 10 रुपये फेस वैल्यू, मैंने कहा था पाकिस्तान में एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है, अगर 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में ही दिया है तो ये तो बेसिक्स वाली एंट्री हो गई, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बस हम FAR 1 के अंदर इसको क्या कह देते हैं, शेयर कैपिटल। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट यानी शेयर कैपिटल क्रेडिट, सिंपल एंट्री। फिर मैंने कहा था कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी हो तो वो 10 वाली अपनी चीज़ 15, 16, 17 की भी बेच सकती है और लोग खरीदते भी हैं। यानी 10 वाली चीज़ का कोई 15 देगा तो मतलब वो प्रीमियम ही पे कर रहा है ना। एक चीज़ की कीमत 10 रुपये, उसके मुंह के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है और आप उसको 15 रुपये में खरीद रहे हैं, तो मतलब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, किसी स्ट्रेंथ की वजह से ही कर रहे हैं ना, किसी एतमाद की वजह से ही कर रहे हैं, फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते हुए कि फायदे आएंगे, उसी की वजह से आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना। तो 10 वाला शेयर स्ट्रॉन्ग कंपनी ने इशू किया 15 रुपये ईच पे, तो कैश में 15 रुपये आ गए। अगर आप एक शेयर की ही बात करें, ठीक है ना, जबानी अगर देखें तो कैश में तो 15 रुपये आ गए, लेकिन शेयर कैपिटल का उसूल क्या है, उसमें हमेशा फेस वैल्यू नहीं क्रेडिट होना है। तो अगर 15 रुपये भी कैश में डेबिट हुए, शेयर कैपिटल में तो 10 ही क्रेडिट हुए, तो बाकी 5 शेयर प्रीमियम में क्रेडिट होंगे, जो कि मैंने आपको बताया था इक्विटी में शेयर कैपिटल के बाद हमें नजर आया करेगा, ठीक है। और लास्ट था एक बेचारी वीक सी कंपनी जो है, वो 10 रुपये, जिस शेयर के मुंह पे 10 रुपये लिखे हुए हैं, वो उसी को 8 रुपये में बेचने पर मजबूर है कि चलो 8 तो आ जाए यार, काम तो शुरू करें, खैर है, उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट लगा दिया होगा। तो 10 वाली चीज़ 8 में बेच रहे हैं, तो कैश तो 8 रुपये आया, लेकिन शेयर कैपिटल का उसूल क्या है, उसको क्रेडिट हमेशा 10 से करना है, ठीक है। तो फिर 2 रुपये का हमने क्या अलाउ कर दिया, डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनेगा। तो सादा बात मुझे अब जेहन में आ रहा है कि शेयर्स, चलो बहरहाल ये सिखाना भी तो था, नंबर ऑफ शेयर्स रुपीज से मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन अगर सादा बात करें ना 1 मिनट के अंदर, तो मैं समझता हूं एक ही शेयर इशू कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक शेयर 10 रुपये वाला 10 रुपये में इशू किया, तो एंट्री होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 से, कैश डेबिट 10 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 से। एक ही शेयर इशू किया 10 वाला 15 में कर दिया, तो कैश डेबिट 15 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 से उसूल, और 5 शेयर प्रीमियम में क्रेडिट। 10 वाला शेयर एक ही इशू किया 8 में कर दिया, तो कैश तो आया 8, लेकिन शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 10, तो 2 रुपए का डेबिट एक्सपेंस हो जाएगा, डिस्काउंट एक्सपेंस, ठीक है जी। ये है इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों का हैंड आउट आपको भेजना मैं शायद भूल गया था, भेज दिया, आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो फिर बहुत ही वधिया हो गया। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। फिलहाल पहले मैं डिविडेंड की कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये क्वेश्चन पूरा हो ना हो, ये तो कल पूरा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मसला होगा अगर डिस्कशन आपको समझ ना आए, क्योंकि बड़ी आसान डिस्कशन है, लेकिन इंटरेस्ट लूज हो गया तो आसान नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इस डिस्कशन ने, इस टॉपिक के अंदर आपको मैंने इसको सिखाना है, ठीक है। फिर इस डिस्कशन ने कैरी फॉरवर्ड होते रहना है, इसने कैश फ्लो के टॉपिक में भी आना है, डिस्कशन में यूज़ होना है डिविडेंड की। फिर इसने IAS 8 के अंदर भी अब आना है, अब तो IAS 8 भी आ चुका है। फिर इस डिस्कशन ने आगे जो है वो देखते हैं कहाँ कहाँ आना है, ठीक है ना। तो बहरहाल डिविडेंड की डिस्कशन फिलहाल इन 3 टॉपिक्स के अंदर तो बड़े ज़ोर शोर से आ जाएगी, ठीक है। SOCI के अंदर यूज़ होगी, फिर इसी तरह से IAS 8 के अंदर भी यूज़ होगी, और कैश फ्लो के टॉपिक में भी यूज़ होगी, ठीक है, सही है ना। इसलिए इस डिस्कशन को बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से हमने समझना है, सुनना है, ठीक है। डिविडेंड होता क्या है, वो जो बचपन में आपने सीखा था ना, ओनर पैसे निकाल कर घर ले जाता है, एक ओनर होता था जिसको ड्राइंग कहते थे, ठीक है। कंपनी के केस में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स आ जाते हैं, तो ड्राइंग्स को डिविडेंड का नाम दिया जाता है।
है यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है ना। जो रेजिडुअल प्रॉफिट बचता है ना, सारे खर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, उसमें से अगर कोई चीज ओनर्स को बांट दी जाए तो वो क्या है, खड़े हो जाओ ना, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, वो क्या है, डिविडेंड। मैं लोरी सुना रहा हूँ तुम्हें, हैं, अच्छा खड़े रहो थोड़ी देर। अच्छा, तो डिविडेंड क्या है जी, यूं समझे ड्राइंग्स, ठीक है। ओनर अकेला होता था, पैसे निकाल के घर ले जाता था, वो ड्राइंग्स थी। ये ओनर ढेर सारे हैं, ये भी बिजनेस से पैसे निकाल ही रहे हैं, बस उसका नाम बदल के क्या कर दिया हमने, डिविडेंड। जैसे शेयर्स का कैपिटल का नाम बदल के क्या कर दिया था, शेयर कैपिटल, और प्रॉफिट जो वहां ऐड होते थे उनको अलग करके क्या नाम दे दिया था, रिटेन्ड अर्निंग्स। ऐसे ही ड्राइंग्स का बदल के नाम क्या कर दिया, डिविडेंड, ठीक है। अच्छा बैठ जाओ। अब डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसे ही है। अपना बेसिक लेक्चर अगर आप याद करें, जो मैंने रिवेरिएशन के पहले दिन आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स मिसाल के तौर पे साल के शुरू में 50 रुपए हमारे पास पड़े थे, प्रॉफिट्स रिटेन्ड हैं, यूज नहीं हुए। इस साल का प्रॉफिट मजीद ऐड हुआ 30 रुपए। अब ये 80 रुपए देखकर शेयर होल्डर्स की डालें टपकेंगी और वो कहेंगे हमें भी कुछ बांटो, इतने प्रॉफिट्स तुम लोगों ने रिटेन किए हुए हैं, ठीक है। तो कंपनी अगर 10 रुपए बांटती है तो रिटेन अर्निंग मैंने कहा था वो डेबिट साइड पे आएगा। जैसे कैपिटल के लेजर में ड्राइंग्स डेबिट साइड पे आता था, कुछ याद आए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें, ठीक है। बैलेंसिंग क्लोजिंग हो जाएगा 70 के प्रॉफिट्स बिजनेस में रिटेन पड़े, सारे नहीं बांट दिया करते, हम एक्सपेंशन की रख लेते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, रिटेन प्रॉफिट्स पड़े। अब डिविडेंड जो है उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू नेचर, ठीक है, और एक होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले नेचर वाली बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर। जी, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, टाइप्स ऑफ डिविडेंड है। डिविडेंड की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू नेचर। तो मैंने कहा जी दो तरह के डिविडेंड, दो तरह के, एक कैश डिविडेंड और दूसरा बोनस डिविडेंड। इसको बाद में देखते हैं। कैश डिविडेंड की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, इतना आसान काम निकलेगा अगर ध्यान से देखोगे कि आपको लग पता नहीं जाएगा, मजा आएगा, ठीक है जी, लग पता को नहीं जाएगा। डिविडेंड है भाई, इन द फॉर्म ऑफ कैश है। मैं कहता हूँ छोड़ो यार डिविडेंड क्या होता है, छोड़ो इसको, बेसिक इंट्रो वाली एंट्री को मुझे बताओ। ओनर घर पैसे ले गया निकाल के, क्या एंट्री करते थे, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी, ये एंट्री होती थी। अब हमने कहा नहीं यार, थोड़ा सा जमाना बदल गया, ठीक है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, रेड मार्कर ही कोई नहीं आज, इतने हालात बदल गए हैं, तो चलो फिर भेजा। सही से देखें, तो ड्राइंग्स का नाम हमने बदल के क्या कर दिया, डिविडेंड। ड्राइंग्स का नाम क्या कर दिया बदल कर, डिविडेंड, ठीक है जी। तो डिविडेंड डेबिट हुआ, ठीक है। और अगली बात, असल में ना अब एक ओनर नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल ओनर्स होते हैं। और मिसाल के तौर पे एक कंपनी के 500 शेयर होल्डर्स हैं, तो जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो 5 के 500 आज ही आकर सारे पैसे नहीं ले जाते कि हम कैश को क्रेडिट कर दें। कैश तो तब क्रेडिट होना है ना जब ओनर्स लेने आएंगे पैसे, ठीक है। तो जिस दिन डिविडेंड अनाउंस होता है, ड्राइंग डेबिट से हमने क्या निकाला, डिविडेंड। ये डिविडेंड जिस दिन डेबिट करना है तो उस दिन कैश को क्रेडिट नहीं करते हम, बल्कि डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं। किसको जी, डिविडेंड पेएबल, ठीक है। तो कैश की बजाय डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड, ड्राइंग्स का नाम बदल के क्या कर दिया, डिविडेंड, और कैश की बजाय क्या लिख देंगे, ड्राइंग्स, डिविडेंड पेएबल, ठीक है जी। कोई मसला बोलो, ये जी हमारी कैश डिविडेंड की एंट्री है, कोई नई चीज तो नहीं सीखी हमने, वही एंट्री है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। उसी को बदल के क्या कर दिया, ड्राइंग्स का नाम बदल दिया और बदल कर दिया डिविडेंड। और कैश को क्रेडिट नहीं करते, आज ही पहले दिन जिस दिन अनाउंस करते हैं उस दिन एक लायबिलिटी बना लेते हैं। और फिर जैसे जैसे ओनर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स, वैसे वैसे ये डिविडेंड पेएबल को डेबिट करके कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश, वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, बात समझ आई। तो कैश डिविडेंड की एंट्री क्या होती है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। लेकिन अगली बात, ये डिविडेंड कहां डेबिट हो रहा है, आसपास कहीं सजे खबे देख के मुझे बताओ। अरे हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स में ही तो डेबिट हो रहा है, तो रिटेन्ड
अर्निंग्स डेबिट भी बोलते हैं इसको। हम तो दोनों बातें फिलहाल लिखा करेंगे। हम पहले एंट्री किया करेंगे डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और फिर साथ ही ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे डिविडेंड डेबिट। डिविडेंड डेबिट कहां होना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को जाकर डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। और फिर यहां पर बड़े हो गए ना, यहां पर डिविडेंड पेबल अब आने लग जाएगा, क्योंकि डबल एंट्री होगी ना। एंट्री क्या पड़ी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, इसकी बात करेगा तो ऐसे एग्जांपल बन गई ना। और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 10 रुपए से, ये जी रिटेन्ड अर्निंग से आया। अब बंदे आते जाएंगे, ये पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेबल डेबिट, और एट लास्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक ही बार 10 का 10 शो करके हम इसको अलग करके जब अनाउंस कर दिया ना, अब वो बंदे आ जाएंगे। अब बहुत सारे तो सुबह सुबह ही आए होंगे, दफ्तर खोलने से पहले बाहर रश लगा होगा, डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दो, अनाउंस जो कर दिया आपने, ठीक है ना। तो लायबिलिटी है ना वो, तो ठीक है। तो जो लायबिलिटी है उसको अलग करके रख लो, और जैसे जैसे ये फिर आते रहे वैसे वैसे लेते रहें, ठीक है ना। लेकिन ये लंबी बात अभी छोड़ो, सिर्फ इतनी बात समझ में आती है तो बताओ, क्लियर है ये बात? अच्छा जी, दूसरी किस्म का डिविडेंड जो होता है वो होता है बोनस डिविडेंड। बोनस डिविडेंड जो है ये सर्फ एक्सेल से अच्छा नहीं है, ठीक है ना। सर्फ एक्सेल ज्यादा अच्छा डिविडेंड है। तो बोनस डिविडेंड क्या होता है? ओनर आगे घर, डायरेक्टर्स के नहीं, घर नहीं, दफ्तर ही बुलाओ। ओनर आगे दफ्तर में, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ डिविडेंड दे रहे हैं हम, तुम सो रहे हो यार ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ये बहुत से भी ज्यादा अहम एडजस्टमेंट है। खड़े हो जाओ ना जरा, थोड़ी देर आप भी खड़े हो जाओ। तुम इधर हो जाओ भाई, इधर हो जाओ। अच्छा चलो बैठ जाओ, काफी है इतना। अच्छा होश आ गया। अब सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर कहते हैं यार हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा और ये लोग हमें डिविडेंड ही नहीं दे रहे, तो चलो सारे मिलकर चलते हैं डिविडेंड लेने, ठीक है। आगे कंपनी का दरवाजा खटकाया, डायरेक्टर ने बोले कौन? हम शेयर होल्डर्स आए हैं। अच्छा भाई आ जाओ अंदर, आए बैठे बैठे। आप तो मालिक है माशाल्लाह, आप भी कंपनी के मालिक है। एक शेयर वाला भी ऐसे करके, मैं मालिक कंपनी का है, एक शेयर मेरे पास भी है। अब उन्होंने कहा भाई साहब डिविडेंड चाहिए। शेयर होल्डर्स सारे आप देख रहे हैं, गुस्सा भी आया हुआ है, डायरेक्टर्स परेशान है, अब क्या करें। तो डायरेक्टर्स में से एक बोला क्या देखो अभी कैश तो नहीं है, कैश तो अभी नहीं है, क्योंकि कैश तो स्टेट बैंक छापता है ना, है। हम वो कर सकते हैं जो हम छापते हैं। क्या मतलब? आपको मुफ्त में शेयर्स दे देते हैं, आपको आज मुफ्त में शेयर्स दे देते हैं, ठीक है। आपसे पैसे नहीं लेंगे, आपको हम शेयर्स दे देते हैं, ठीक है। और ये शेयर्स आज आप ले जाएं, बाजार में जाके बेच दें। शेयर्स आप बाजार में जाके बेच दें, या रखने हैं तो रख लें। कल को जब डिविडेंड मिलेगा तो इन पे भी मिलेगा, आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, आपको मलकियत ज्यादा दे रहे हैं, मुफ्त में शेयर्स बांट रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है दे दो भाई। तो डिविडेंड तो फिर डिविडेंड ही होता है, उसने तो डेबिट ही होना है। और कैश की बजाय आज शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। क्या हो गया जी? देखो ना, उन्होंने शेयर्स नए इशू करने हैं ना, प्रिंटिंग मशीन चालू हो जानी है, उसमें से कड़क 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 की आवाज आने लगी। शेयर्स कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? उनका शेयर्स छाप रहे हैं, नए नए शेयर्स, नए नए कड़कड़े शेयर्स आपको देंगे अभी, ईद मुबारक वाले नहीं, असली वाले, ठीक है। वो जैसे ईद के ऊपर ईदी देते हैं आप लोग, आप तो देते होंगे, क्या भी मिलती है आपको? नहीं सर, हम तो उस फेज में है कि मिलना बंद हो गई है और नीचे वालों ने मांगना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं, ये फेज भी अल्लाह करेगा निकल ही जाएगा। फिलहाल बड़ा मुश्किल फेज होता है ये दुनिया जिंदगी के अंदर, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल फेज है, मैं मानता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये क्या है क्या हुआ भाई? शेयर्स बांट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो अगर शेयर्स बांटे पैसे लेकर तो क्या एंट्री करते हैं? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन आज कैश नहीं आया, बल्कि उल्टा हमने अपने ही प्रॉफिट्स में से इनको कैश देने की बजाय शेयर्स दे दिए। तो फिर एक तरह से बड़ी फनकारी लगाई है। थोड़ी देर में देखो अभी क्या होता है। डिविडेंड ये तो रिटेन्ड अर्निंग्स को ही डेबिट करता है ना, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स को कम किया, रिटेन्ड अर्निंग्स को कम किया और शेयर कैपिटल को बढ़ा लिया। भाई लॉ थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, आपको ये पता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, जबकि कैपिटल कभी भी कंपनी ने वापस नहीं करना। अब कंपनी ने फनकारी क्या लगाई है? देखो रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लिया और इस रिजर्व को, जो रिजर्व था, इसको इक्विटी बना लिया, खून वापस लेके बताओ, ठीक है। और लालच दे दिया उनको, कल को डिविडेंड आएगा वो ले लेना, नहीं डिविडेंड लेना बाहर जाके बाजार में बेच दो किसी को ये शेयर्स, हम कैश नहीं देने लगे। तो उन्होंने ये क्या कहते हैं, टेक्निकल अल्फाज में बाद में बात कर लेंगे इसको, फिलहाल ये बात समझ आ गई। बोनस इशू में क्या करते हैं? वही डिविडेंड डेबिट करते हैं, लेकिन कैश क्रेडिट नहीं हो रहा, बल्कि शेयर्स इशू कर दिए हैं। कैश नहीं जा रहा, नए शेयर्स इशू कर दिए। तो डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और डिविडेंड डेबिट कहां होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। बात समझ आइए कि कैश लिख के काटूं, सही है। वही ड्रॉइंग्स डेबिट की बजाय डिविडेंड डेबिट, और कैश क्रेडिट नहीं हो रहा बल्कि नए शेयर इशू कर दिए। और आपको मैंने कल बताया था, कल यही तो बात हुई थी कि जब नए शेयर इश्यू होंगे तो कैपिटल बढ़ता है, यानी शेयर कैपिटल बढ़ता है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे अहम बात पता है क्या है?
दिस एंट्री विल ऑलवेज पास्ड विद कॉस्ट ऑफ एसेट ना कह देना, ठीक है ना, आदत पड़ी हुई है। दिस एंट्री विल ऑलवेज पास्ड विद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। दिस एंट्री विल ऑलवेज बी पास्ड विद फेस वैल्यू, ओके। तो बहुत से ऐसे काम हम करते हैं बैलेंस शीट पे उसका इंपैक्ट कोई नहीं पड़ता। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट का क्या असर पड़ता था? विद इन इक्विटी मूवमेंट है, ये भी विद इन इक्विटी मूवमेंट है। तो क्या हुआ, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट डालना पड़ेगा ना, इंपैक्ट यार, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी, कैसे फर्क नहीं पड़ रहा? ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे तो पड़ रहा है। एक इक्विटी का आइटम कम करके दूसरा बढ़ा लिया हमने, ठीक है। मुश्किल या आसान है ही कुछ नहीं मुश्किल यार, आप लोग वैसे ही बस। अच्छा जी, अब एक डिविडेंड की क्लासिफिकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। डिविडेंड क्लासिफिकेशन, टाइप्स की बजाय क्लासिफिकेशन लिखें ज़्यादा अच्छा है। डिविडेंड, चुच चुच मत किया करो, काट के लिख लो सही, मैंने कब कहा था, साथ नोट करो, चुच। क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर, नेट्यूरे, और क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइप लिखा था ना, काट के क्लासिफिकेशन लिख लो, चुच चुच हो रही होती है। क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा साल 1 जनवरी 19 को शुरू होता है जी, और 31 दिसंबर 19 पे ख़त्म होता है। और ये जो साल होता है ना जी, 31 दिसंबर 19 वाला, इसका जो प्रॉफिट्स हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो 31 दिसंबर 19 की शाम को ही फाइनल नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जैसे हम ऑडिट पे जाते थे, ईयर एंड हमारा 30 जून है, तो 30 जून पर तो हमें कोई भी नहीं बुलाता था। क्या मतलब, ऑर्गेनाइजेशन खुद पहले महीना डेढ़ लगाती है और लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करती है। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होने वाली होती हैं, सारा साल एंट्रीज होती रहती हैं, ट्रायल फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई जो चीज़ें रही होती हैं उनको करते हैं तैयार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये जिम्मेदारी है क्योंकि मैनेजमेंट की और दोज चार्ज विद गवर्नेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में महीना डेढ़ लगा देते हैं। फिर ऑडिटर को बुलाते हैं, अब ऑडिटर आता है, अब ऑडिटर आके महीना डेढ़ ऑडिटर उनको चेक करता है, ठीक है, और चेक करके बताता है कोई गलतियां हैं तो सही कर दो, और वो सही कर लेते हैं तो फिर ऑडिटर उनके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल समझा जाता है और फिर उनको पब्लिश कराया जाता है, और उनको वो 21 दिन वाले नोटिस के साथ अटैच करके भी भेजना होता है। आपको पता ही होगा कि लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है कि उन्होंने 120 दिन के अंदर, 120 दिन 4 महीने के अंदर अंदर एजीएम करनी है, और 4 महीने के अंदर अंदर एजीएम करनी है तो उसका 21 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है, यानी 3 महीने 9 दिन तक नोटिस भेजना ज़रूरी है। 3 महीने 9वें दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड हो गया मिसाल के तौर पे, तो 31 दिसंबर पे, तो 3 महीने और 9 दिन के अंदर अंदर आखिरी डेट क्या होगी, 3 महीने और 9th डे नोटिस भेजना है सारे शेयर होल्डर्स को। 21 दिन का नोटिस ज़रूरी है। और अगली बात, उस नोटिस के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लगाना भी ज़रूरी है। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि जिसको डेडलाइन कह सकते हैं ना, ईयर एंड जो हुआ 31 दिसंबर 19 पे मेरी एग्जांपल में, तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनल होने की डेडलाइन जो है वो 3 महीने और 9 दिन है, यानी 9 अप्रैल तक तो हर सूरत में ऑडिटर ऑडिट करके रिपोर्ट दे दे और प्रिंटिंग करा के वो भेजें हर नोटिस के साथ। ये जरूरी है। हाँ, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो 3 महीने 9 दिन छोड़ो, 3 महीने तो लग ही जाते हैं भाई। जब हम ऑडिट किया करते थे ना, तो चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के बंदा चीज़ें बनाता ही है, जाहिर सी बात है, फलां चीज़ फलां जगह से देख लो। अब आप FIR 2 में जाओगे ना भाई, इसको जगा दो। FIR 2 में जब आप जाओगे ना, ठीक है, पीछे मुड़ के ना देखो यार, जिसको कहा है वो साथ वाले को जगा देगा, वरना जो जागना चाह रहा था और जागना था वो जाग जाएगा। तुम लोग मुड़ के ना देखा करो। अच्छा, अब आप जाओगे ना FIR 2 के अंदर, तो आप देखोगे हम जो नोट्स बनाना सीख रहे होते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करते हैं, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, जी ये काम फलां ने ऐसे किया हुआ है लेकिन हमने ऐसे कर लेना, या हम ऐसे कर लेते हैं, या फलां डिस्क्लोजर ऐसे बना देंगे, बड़ा अच्छा है, तो बंदा रेफरेंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन करता ही है।
तो हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया मतलब ऑडिट किया करते थे ना, तो हमें याद है कि साल खत्म होने के 10-15 दिन के अंदर अंदर ही होंडा वाले जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले आते थे ऑडिटेड, और हमें समझ नहीं आती थी। हम कहते थे कि यार ये इंसान तो है नहीं, शायद फिर ये जिन रहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो ना सारा साल मतलब इस काम को करते रहते हैं, साथ साथ काम निपटाते रहते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती थी, फटाफट बनाया, ऑडिटर को भी पहले साथ साथ बुलाकर रखते थे, इंटरनल कंट्रोल अच्छे जो भी होता था, बहरहाल वो 10-15 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करके उधर मारते थे। लेकिन ये वो एक या फिर इसके बाद दूसरे आते थे, एक दो ही थे जो इतने जल्दी कर रहे थे, और ये हम उनको इंसान नहीं समझते थे। तो मतलब अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखो ना, तो जो ईयर एंड हुआ है ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल होते होते 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, ठीक है, एटलीस्ट महीना 1.5-2 महीने, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 19 की फाइनल होंगी मिसाल के तौर पे हमारी फरवरी मार्च में जाके, ठीक है, फरवरी मार्च में, और 19 के साल के प्रॉफिट की बेस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो फिर 19 में मिलेगा या 20 में मिलेगा। 19 में तो वो फाइनल हुआ ही नहीं था प्रॉफिट, मेरी बात समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करें ना कि फाइनल क्या चीज़, फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पर जो डिविडेंड मिलता है ना वो फाइनल डिविडेंड होता है, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पर जो डिविडेंड मिलता है वो फाइनल, तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 19 जो है वो 20 में आया करता है, कभी 19 में आ ही नहीं सकता। चाहे 10 दिन में भी वो जिन्नात 10-15 दिन के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कर लेते थे ना, तब भी वो 10-15 दिन बाद ही डिविडेंड उनकी बेस पे आता था। वो 31 दिसंबर 19 की शाम को हो ही नहीं सकता था, उससे पहले ये डिविडेंड तो हो ही नहीं सकता कि 19 के साल का फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या है, फाइनल प्रॉफिट्स पूरे साल 19 के पूरे साल के प्रॉफिट्स की बेस पे जो डिविडेंड मिलना है ना, फाइनल प्रॉफिट्स की बेस से, उसे 19 का फाइनल डिविडेंड कहेंगे। हो ही नहीं सकता कि फाइनल डिविडेंड 19 का 19 में ही मिल जाए, वो लाजमी है कि कब मिलेगा, 20 में। तो फाइनल डिविडेंड जो है 19 का वो हमेशा कब आया करेगा, 20 में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप लिस्टेड कंपनीज जो है ना वो हाफ ईयरली अकाउंट्स भी बनाती हैं, क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ना हाफ ईयर के अकाउंट्स ऑडिटर रिव्यू भी करता है उनको जाके, ठीक है ना। जब वो बनते हैं ना तो वो 6 महीने के प्रॉफिट्स जो हैं अंदाजन सामने आ ही जाते हैं, तकरीबन 6 महीने के तकरीबन सही होते हैं वो भी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आती उनके अंदर ईयर एंड पे जाके। अब यूज़र कहते हैं, शेयर होल्डर्स, यार पूरा साल इंतजार करें, अच्छे भले प्रॉफिट्स तो नजर आ रहे हैं, देखो 6 महीनों के इतने अच्छे प्रॉफिट्स हैं, तो कुछ इनमें से भी दे दो, अगर घर का चूल्हा चल जाए। क्यों, देखो ये कैश डिविडेंड है, यहाँ तो कैश लेकर जाएगा घर, चूल्हा चलना है ना। ये जो बोनस डिविडेंड है ये घर जाके बानों को क्या कहेगा, बानों कहेगी सरताज आटा नहीं लाया, वो कहेगा शेयर्स लाया हूँ, तो भाई लड़ाई बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, कहेगा नहीं ये शेयर ही खाओ, ये लो खाओ शेयर। तो भाई जरूरत तो होती है ना शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी के अंदर, उनको अपना किचन चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो है, उनको डिविडेंड तो चाहिए। तो फिर वो क्या कहेंगे, शेयर होल्डर्स क्या कहेंगे, 20 के प्रॉफिट को देख के कहेंगे यार इतने अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं तो यार इनमें से भी कुछ बांट दो, और बांटते भी हैं कंपनी, ठीक है। अब जो 6 महीनों का प्रॉफिट है, चलो ठीक है 3 महीने नहीं लगते, महीना 1.5 तो उनको भी लग ही जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाफ ईयरली बनाएंगे, ऑडिटर जाके रिव्यू करेगा, उस पर रिव्यू रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो फिर हाफ ईयर के प्रॉफिट्स की बेस पर जो प्रॉफिट अभी फाइनल नहीं है, इंटरिम है, प्रॉफिट जो फाइनल ना हो वो इंटरिम होता है, अभी फाइनल नहीं है, पूरे साल का नहीं, इंटरिम प्रॉफिट है, ठीक है ना। उस इंटरिम प्रॉफिट की बेस पे जो डिविडेंड मिलेगा उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या कहते हैं जी, तो इंटरिम, ये मैंने इंटरिम लिखने की कोशिश की थी, नाकाम हुई, मैंने मिटाया, मार्कर बदला और दोबारा एक कोशिश की और अब कामयाब हुआ। इंटरिम लिखा हुआ, समझ नहीं आ रही सुन लो, इंटरिम डिविडेंड, लेकिन ये किस साल का है, 20 का, और ये मिलेगा भी कब, 20 में, सिंपल, ठीक है। तो 19 के साल का फाइनल डिविडेंड कभी भी 19 में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंटरिम जिस साल का होता है वो साल में ही आता है, और इंटरिम एक की बजाय 2 दफा भी आ सकता है भाई, ठीक है। वो उन्होंने कहा 4-5 महीने बाद फिर दे दो इंटरिम, तो वो फिर दे देंगे इंटरिम, अगर पैसे पड़े होंगे तो भाई शेयर होल्डर है, मालिक है, क्या हो गया, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो इंटरिम डिविडेंड एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है, पर फाइनल डिविडेंड सिर्फ एक होगा, और जिस साल में नजर आएगा उस साल का हो ही नहीं सकता। देखो ना 20 के साल का प्रॉफिट तो 20 में फाइनल नहीं होना, यानी अगर आप बात करें 20 के फाइनल डिविडेंड की तो वो कहां चला जाएगा, बात समझ गए होगे उम्मीद है। फाइनल डिविडेंड ऑफ 20 वो तो इन क्योंकि 20 के प्रॉफिट्स फाइनल होंगे जाकर 21 में, ठीक है। 20 के प्रॉफिट्स फाइनल होंगे कब, तो 31 दिसंबर 21 वाले साल के अंदर ये फाइनल डिविडेंड नजर आएगा। यानी ये बात असल में पता है क्या हो रही है, डिविडेंड की एंट्री कब करनी है, ठीक है ना। अगर सवाल में हम खड़े हैं 20 के साल में
और लिखा हुआ सवाल के अंदर 19 का फाइनल, तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो 19 के साल का डिविडेंड, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना, मारे जाओगे। 19 का फाइनल तो होता ही 20 में है, बात समझ गए? और सही है ना? और लिख दे इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20, आपको नहीं 20 का डिविडेंड तो 21 में जाना है, नहीं ये इंटरिम है, बात समझ गए हो आप? ठीक है, तो इंटरिम हमेशा जिस साल का होगा उसी साल में नजर आएगा, और फाइनल जिस साल का होता है उस साल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस साल के प्रॉफिट उस साल में फाइनल हुए नहीं होते, वो अगले साल में नजर आएगा। मतलब फाइनल ऑफ 20 21 में आएगा, फाइनल ऑफ 19 20 में आएगा, और फाइनल ऑफ 21 22 में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड साल का होता है, हाँ, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 21 इन 21, ठीक है, ये भी एक क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं। फाइनल डिविडेंड हो सकता है एक क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या होता है जी? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं फाइनल डिविडेंड मतलब ईजी, मैंने ईजी एग्जाम्पल बनाई, फाइनल डिविडेंड ऑफ 19 विल अपीयर इन SOCIE ऑफ 20। क्या मतलब? जर्नल एंट्री इज पास्ड इन 20। ठीक है, और जर्नल एंट्री कौन सी होगी? हो भाई, अगर कैश का है तो पहली वाली, अगर बोनस डिविडेंड है तो भाई ये बोनस कैश दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, जर्नल एंट्री इज पास्ड इन 20। ठीक है ना, जर्नल एंट्री वो जो आप पीछे करके आए हैं। ठीक है, कैश डिविडेंड होगा तो डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और अगर बोनस होगा तो डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो ठीक है, ये फाइनल हो कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कुछ कैश ले लो कुछ शेयर्स ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं। इंटरिम हो कैश भी हो सकता है और बोनस भी हो सकता है, बात समझ रहे हो? तो ये है एंट्री कौन सी करें डिविडेंड की, और ये है कब करें। 19 के फाइनल की एंट्री करोगे 20 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। और भाई ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ही आना है ना, ये रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम कहां नजर आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स कहां पे आती हैं? चेंजेस, ये इक्विटी के अंदर ही आती हैं। फिर दूसरी एंट्री देखो शेयर कैपिटल में, तो दोनों ही हेड्स कहां आ रहे हैं? ठीक है, ये तो लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स तो इक्विटी में है ना, बोलो, तो ये इक्विटी का आइटम रिटेन्ड अर्निंग्स, और दूसरी एंट्री में तो दोनों ही इक्विटी के आइटम्स हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर हमने इन्हीं को ही लेना है, शेयर कैपिटल आएगा, शेयर प्रीमियम आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा जो उदास हुआ पड़ा है कि आप कब मुझे स्टेटमेंट इन इक्विटी में शो करेंगे, ला रहे हैं उसके लिए हम स्टेटमेंट इन इक्विटी। भाई ठीक है, तो पहली बात ये देखा करेंगे, इधर इंटरिम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20 विल अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ 20, मतलब जर्नल एंट्री इज पास्ड इन 20। जर्नल एंट्री क्या हो सकती है, और मतलब जौन सा भी हो डिविडेंड उसकी एंट्री पास कर लेंगे। बात समझ गए हो? कुछ समझ आई है? चलो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी ये, एंट्रीज भी और ये टाइम क्लासिफिकेशन भी। तो नेचर के हिसाब से दो तरह का डिविडेंड है, और टाइम के हिसाब से भी दो तरह का। ठीक है, नेचर कैश भी हो सकते हैं डिविडेंड, और बोनस भी हो सकता है। ठीक है, और टाइम फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जिस साल का होगा कभी भी उस साल में नजर नहीं आएगा, और इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होगा उसी साल में नजर आएगा। ठीक है, शुक्र है मैंने राइट इशू इस सवाल में से निकाल दिया था। ठीक है, राइट इशू भी आएगा। राइट इशू किसे कहते हैं? वो जो मैंने कल बात की थी, राइट इशू कहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर देना। ठीक है ना, तो वो राइट इशू वही है इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल वाली एंट्री, लेकिन वो मैंने फिलहाल इसमें से गायब कर दिया। ठीक है, हमारा सवाल है कंपनी एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 17, फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टार्टेड बिजनेस विद शेयर कैपिटल ऑफ 50, फेयर वैल्यू इज 10, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 17 इज 30 मिलियन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 18 इज 45 मिलियन। इन मार्च 18 फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 इज अनाउंस्ड। इन सितंबर 18 इंटरिम डिविडेंड इज अनाउंस्ड। दो तरह के, कंपनी एक्स ने कुछ ट्रांसफर भी किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बातें वहां पे की हैं सिर्फ उनको यहां पे अप्लाई करना है। मेरी चाहत यह है कि मैं सवाल को यहीं पर कर लूं। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है, बल्कि इज से लगा के इसको इग्नोर कर दें, कहीं पे आ गया तो इसको बस ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। ठीक है ना,
अच्छा जी, अब देखो भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है इस टॉपिक के अंदर। पता नहीं क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या होती है यार। देखो, जैसे आपने फिक्स एसेट का लेजर बनाना सीखा, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेजर बनाना सीखा, उसे स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो पीपीई का नोट बन गया। ऐसे ही रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर है ये आपके सामने। ऐसे ही मिसाल के तौर पे शेयर कैपिटल का लेजर है, बिल्कुल वो पहली क्लास जो आपने रीवैल्यूएशन वाली मेरे साथ पढ़ी थी, याद आ रहा है? मिसाल के तौर पे शेयर कैपिटल जी 100 रुपये का ओपनिंग था, मजीद कोई कैपिटल घर से ओनर्स ले आए 20 रुपये, और क्लोजिंग डेट पर 120 पड़ा है। ठीक है, अब ये लेजर्स बनाने तो देखे थे ना हमने उस पहली क्लास के अंदर, याद आ रहा है कुछ कुछ? जिनको नहीं याद आ रहा ना, शक्लें ना बनाओ, अपने रिवैल्यूएशन का पहला लेक्चर जाके ओपन करना। ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं वो दोबारा पढ़ाने बैठ जाऊंगा। जो चीज़ पढ़ाई होती है वो दोबारा नहीं पढ़ाई जा सकती। इंट्रो में पढ़ाई हुई चीज़ें दोबारा पढ़ा के थक गया मैं। FR 1 वाली दोबारा नहीं पढ़ाई जा सकती भाई, ठीक है ना? तो जाके आज सब बच्चे 5, वैसे तो काफियों को याद भी है, लेकिन इस उम्मीद पे बैठे थे मुंह बना के कि हो सकता है सर कहें आओ एक सवाल करते हैं, मैं समझाता हूं। नहीं, सवाल नहीं करते आप लोग। आज जाके अपने रिवैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 1 ओपन करेंगे, जिसमें मैंने कहा था एन इंडिविजुअल स्टार्टेड अ बिजनेस। एग्जांपल कही थी, मैंने कहा था अज्यूम करो ये कंपनी है, तो शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बना था। शेयर प्रीमियम हमने अब पढ़ लिया, इंशाल्लाह वो देखते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इन लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इधर देखो, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, देखना जरा। शेयर कैपिटल ओपनिंग 100 रुपये, कैश ऐड होगा ना, क्लोजिंग 120, रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग 50, पैट 30, डिविडेंड माइनस होगा 10, क्लोजिंग लो बन गई स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और क्या, और क्या, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जी, पैट मैंने, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तो है, वो वही बनानी है यहाँ पे आज उस सवाल में बनाते हैं। बस उसके अंदर मुश्किल चीजें क्या होंगी? इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल सिखाया हुआ है, कल के सवाल में राइट इशू भी ले आएंगे। फिर उसमें मुश्किल क्या होता है? डिविडेंड, सारा लेक्चर ही डिविडेंड पे लगा दिया। अब इसकी प्रैक्टिस हमारी चलती ही रहेगी, इस टॉपिक में तो रोज ही होगी, उसके बाद अगले टॉपिक के अंदर भी इसने यूज होते ही रहना। ठीक है, चलो तो हम बनाने लगे हैं जी कंपनी एक्स स्टेटमेंट ऑफ, यार ये नाम यहाँ पे भाई चमक पड़ रही है आमिर भाई? नहीं यार, ये नाम शाम ही लिखने हैं, प्लीज इसको लिख लें। मैं जरा शॉर्ट लिखना, आपने नहीं शॉर्ट लिखना। कंपनी एक्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये फॉर द ईयर बना करती है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। ये मैं वैसे ही बना रहा हूँ क्योंकि उसने मांगी हुई है 18 के लिए, लेकिन ये फरमाइशी प्रोग्राम जरा पहले चल रहा है, क्योंकि पहले दफा बना रहे हैं ना, ओपनिंग डायरेक्ट निकालना शायद मुश्किल हो जाए। ठीक है, कंपनी एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन जनवरी 17। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है ना जी, इसके अंदर जो कॉलम्स आज हमने देखने हैं वो सिर्फ यही हैं। एक शेयर कैपिटल है फिलहाल, पहले सवाल में तो बिल्कुल ये, ठीक है जी। फिर शेयर प्रीमियम कोई नहीं है, अभी कल लाएंगे इंशाल्लाह। रिटेन्ड अर्निंग्स है, इंशाल्लाह कल शेयर इशू करेंगे और 10 वाला शेयर 15 में बेचेंगे। जब 15 में बेचेंगे तो शेयर कैपिटल भी आएगा, क्रेडिट होगा, और शेयर प्रीमियम भी आएगा, तो नया कॉलम पड़ जाएगा। फिर परसों सवाल करेंगे, एसिड रीवैल्यू कराएंगे, तो फिर रिवैल्यूएशन पे एसिड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा, एक और कॉलम आता जाएगा। तो ये चलता जाएगा इंशाल्लाह सिलसिला। फिलहाल तो पहला दिन है, ठीक है, और पहले दिन में जो साल सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है उसमें तो बस ये 2 ही कॉलम है, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस बता दो मुझे जल्दी से, ओपनिंग बैलेंस बता दो जी। 0, बिल्कुल 0, क्यों? बिजनेस से भी स्टार्ट हुआ। फिर 50 मिलियन से बिजनेस शुरू किया। मैं नहीं बना रहा लेजर, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, 50 मिलियन आया, एंट्री बोलो। कैश डेबिट कैपिटल 50 से कैश, जिसको हम कहते हैं, हम कल कहेंगे फ्रेश कैपिटल इशूड, ठीक है, शेयर्स इशूड, कुछ भी लिख लेंगे, कल लिखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे ना। फिलहाल तो जरा सादा बात है, स्पाइसी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फेस वैल्यू, ठीक है जी 10 है। ये फेस वैल्यू आज यूज ही नहीं होनी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने आज वो इसमें से बाकी उड़ा दिया था राइट इशू का, ये रह गया पॉइंट, माजरत, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करें, इग्नोर करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 17 इज 50। हाँ भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 का 17 के साल में ही आएगा। किधर आएगा? कैपिटल में ऐड करें, रिटेन्ड अर्निंग्स में। कितना बोलो? 30 मिलियन 17 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख लो, आफ्टर टैक्स तो आप लोगों को अप्लाई नहीं होता। प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट फॉर द ईयर तो समझ आता है ना,
ठीक है, बस कहानी खत्म जी। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस होगा 1 जनवरी 17 पर, ये क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 17 पर। 50 रुपये, 30 रुपये और कहानी खत्म। और भाई साहब ये रिक्वायर्ड भी नहीं था, अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़ो, ये तो वैसे ही आपको समझाने के लिए जरा हाथ भी सीधा हो जाए, ओपनिंग भी निकल आए, कैसा, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ो, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। हाँ जी, कंपनी एक्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब मैं थोड़ी यहाँ पर 2 नंबर लगा रहा हूँ, फॉर द ईयर यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, जगह जरा काम है ना नीचे, ओके। ले भाई, सबसे पहले आएगा ओपनिंग, और ओपनिंग किस दिन होगा भाई, 1 जनवरी 18 पे। फिर सबसे एंड पे आएगा क्लोजिंग, और क्लोजिंग किस दिन होगा, लो आपने साथ साथ नोट नहीं करना, पता नहीं कितने आइटम्स आए, ठीक है। अब इसके दरमियान में अगर को घर से कैश आ जाए वो आ जाएगा, यही हो सकता है ना, शेयर कैपिटल के कॉलम में आ जाएगा वो। जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमाएगा वो भी रिटेन्ड अर्निंग्स में, जो बिजनेस बांटेगा डिविडेंड की फॉर्म में वो भी रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है जी। आगे देखते हैं कोई नई चीज ना आ जाए। अब सबसे पहले तो पिछले साल क्लोजिंग इस साल ओपनिंग बनेंगे, वो मैंने कहा था जबानी क्या करना, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, जरा प्रैक्टिस भी हो जाए। मुझे बताओ शेयर कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस 18 के साल में कितना आ रहा है, सवाल में नॉर्मली गिवन होता है, नहीं तो हम निकालना सीखेंगे, अभी तो इब्तिदाई इश्क है ना भाई, ये तो 5-6 लेक्चर सिर्फ इसमें लगने हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में 2-3 सवाल हम करेंगे IAS 8 में जाके भी, ठीक है। तो इसकी खूब प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। आज तो पहला दिन है, तो चलना सीख रहे हैं इसमें, इसलिए बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन बेसिक सवाल में राइट इशू के अलावा बेसिक बातें मैंने सारी कर दी हैं, खैर से फिर प्रैक्टिस ही करनी है हमने, सवालों को मुश्किल से मुश्किल करते जाना है। कल राइट इशू पढ़ने के बाद इसी सवाल में कल राइट इशू डाल दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, ताकि यहां तक ये रिवाइज हो क्विकली, और उसके बाद फिर आगे राइट इशू भी डाल के इसको कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और फिर कोई सवाल की तरफ मूव करेंगे, प्रैक्टिस सेट या पास पेपर या ICAP का क्वेश्चन बैंक, ओके। फिर ओपनिंग कितना है, देन जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 18 कितना है, 45 मिलियन। ऊपर लिख लेना भाई, रुपीज इन मिलियन लिख लेना ऊपर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ सवाल में मैं मजबूरन लिख रहा हूं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 17 की चेंज इन इक्विटी में आया, 18 की चेंज इन इक्विटी में आ रहा है, कितना प्रॉफिट कमाया, इधर तो नहीं ना ऐड करना, ओके। अब जनाब इज्जत माफ, मार्च 18 में फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 आया। ओ यार 17 के डिविडेंड को 17 में लेना था, 17 के डिविडेंड को 17 में लेना था क्या, ये तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 है, ये तो हो ही नहीं सकता कि 17 में आता, इसने तो आना ही 18 में था, ठीक है। तो 17 के साल में नहीं आना था, इधर हमने आके लिखा फाइनल डिविडेंड, और लिखो 17 कॉन्फिडेंस के साथ, क्यों 17 है, 18 में ही आएगा भाई, 17 में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ लेकिन आगे साथ ये भी बता दो है कौन सा, कैश डिविडेंड, कौन सा है जी, कैश डिविडेंड, ठीक है। तो कैश डिविडेंड है, जरा तंग हो गया सवाल, फाइनल डिविडेंड को डिव लिख देता हूं मैं, फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 है, और है भी कौन सा, कैश। उधर नहीं देखना, मुझे बताओ एंट्री क्या होती है कैश डिविडेंड की, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल, कुछ बचो ना यूं करके देख रहे हैं, उधर यूं करके, मुंह उधर ही है कि उस्ताद ने कहा इधर नहीं देखना, ऐसे ना करो, ये डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल। अब यहां पर डिविडेंड डेबिट कहां पे होगा, रिटेन्ड अर्निंग, और डिविडेंड पेबल तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आता है, हम तो इक्विटी की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो कैश डिविडेंड सिर्फ एक इंपैक्ट नजर आएगा यहां पे, तो सही है ना। अच्छा अब फिगर कितनी है, तो भाई जो कैपिटल है उस पर 15% लगेगा। आप कहोगे ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम खत्म हो रहा है, कल प्रूव करूंगा इसको, बात सादा सी, वैसे सवाल पूरा कर लो, ये बता भी देता हूं, जरा मुझसे पूछ लेना अभी एंड पे कि क्या ये हम डिविडेंड की परसेंटेज को प्रॉफिट पे क्यों नहीं लगा रहे। मैंने क्या कहा, डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे लगाएंगे, ठीक है। बहुत आसान सी लॉजिक है, लेकिन फिलहाल मैं सवाल पूरा करना चाह रहा हूं, ठीक है। 2 मिनट भी बोलूं ना तो समझ आ जाए, लेकिन नहीं बोल रहा, 2 मिनट भी इधर लगा दूं फिलहाल, ठीक है। फिलहाल सिर्फ उसूल समझो, उसूल है, उसूल क्या है, डिविडेंड उसूल तो लिख लो, डिविडेंड परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन latest share capital balance, dividend percentage is always applied on latest share capital balance। यार चार्जिंग भी किसी ने नहीं लगाया, लैपटॉप बंद होने वाला हो गया। ऑन लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस, अभी तो देखो प्रॉफिट्स पे नहीं लगाना, ठीक है, क्यों नहीं लगाना, कर लेंगे प्रूफ, फिलहाल उसूल तो पक्का करें। अब लेटेस्ट बैलेंस क्या है जी, 50 इंटू 15% कितना आता है, 7.5 की एंट्री,
डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, लेकिन डिविडेंड का डेबिट कहां नजर आएगा? रिटेन अर्निंग्स में, और पेएबल वो तो लायबिलिटीज में होगा। हम तो बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें शेयर कैपिटल आता है, रिटेन अर्निंग्स आती है, शेयर प्रीमियम आएगा, रिव्यू सरप्लस आएगा, जनरल रिजर्व्स आएंगे, लायबिलिटी नहीं आएगी, इक्विटी। अब बस जाने का वक्त आ गया मेरा, तो दुनिया से भी शायद सबने जाना है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कह सारा सेशन पूरा करा दो, बस विचार ना छड़ के जाना पावे, फिर जिधर मर्जी जाओ। हाँ ठीक है यार, चलो मैं अल्लाह से भाई, देखो दुनिया का निजाम किसी की वजह से रुकता नहीं है। अच्छा छोड़ो, पढ़ ले जरा, आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर 18, टाइम कम है, इंटरिम डिविडेंड इज अनाउंस्ड। 18 में 18 का ही डिविडेंड आ गया? हाँ नहीं था। इंटरिम जो है कहता है जी 4% कैश है और 6% बोनस, सर्फ एक्सेल नहीं है, बोनस है। इधर देखो, इंटरिम डिव ऑफ 18, इन 18, यस यस यस, इंटरिम है तो 18 का 18 में ही आएगा, ठीक है। अब दोनों ही हैं आज, कैश भी है, बोनस भी है। कैश 50 इंटू 4%, कितना आया? एंट्री तो वही होनी है भाई, बोलो, एंट्री तो वही होनी है। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, हमेशा एंट्री यही बोलेंगे, लेकिन डिविडेंड डेबिट कहां करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, डेबिट मतलब माइनस, ठीक है। तो कितना भाई? 2, 4 नहीं कह रहा था कोई, 2। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट इज बोनस, बोनस 50 इंटू 6%, 3। तो बोनस की एंट्री सर्फ एक्सेल से अलग है, ये सर्फ एक्सेल है, ये बोनस है, ठीक है, ओके जी। अब बोनस शेयर्स की एंट्री बोलो। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। डिविडेंड डेबिट मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट मतलब इक्विटी में हर चीज क्रेडिट नेचर की है। इस स्टेटमेंट में हर चीज क्रेडिट नेचर की है। तो डिविडेंड यानी डेबिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स करो कम, और शेयर कैपिटल क्रेडिट मतलब शेयर कैपिटल को बढ़ाओ। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करो, शेयर कैपिटल को बढ़ा लो। कितने से? 3 से। वाह वाह, ये तो दोनों जगह नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह, सही है। एंट्री ये बढ़िया। डिविडेंड डेबिट कहां होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और बोनस शेयर्स हो तो बोनस शेयर्स मींस बोनस डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी, शेयर कैपिटल बढ़ेगा। चेक कर लो, यही हुआ है, ठीक हो गया। और एक छोटी सी एडजस्टमेंट बाद में है, वो क्या? कंपनी एक्स ट्रांसफर्ड 30 मिलियन टू जनरल रिजर्व्स। असल में ना कुछ पैसे बुरे वक्तों के लिए अलग करके रखने लग जाते हैं, जनरल रिजर्व या कोई बिल्डिंग शिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ ऐसे काम जो बाद में खर्चा होने, हम कहते हैं अभी से थोड़े थोड़े अलग करने लग जाओ। कहां से? प्रॉफिट्स से, प्रॉफिट्स से, ताकि हाँ जी रिटेन्ड अर्निंग्स में से। मतलब कहने का यह है कि ओनर को इतना दो ही ना कि वो मांगे डिविडेंड। उस बेचारे को क्या पता, जनरल रिजर्व कहेगा किसी काम के लिए रखे होंगे अलग, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग पड़े होंगे ना तो फौरन भागे आएंगे, पैसे दो, पैसे दो, ठीक है ना। तो यहां पर ज्यादा पैसे नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा 30 मिलियन तो यहां से निकालो, 30 मिलियन को यहां से निकालो और यहां पे रख दो। अब किया कुछ नहीं है, सिर्फ यूजर को मिसगाइड नहीं किया, तो क्या लो जान छुड़ा लिया हमने से, ठीक है ना, ताकि हम बिजनेस को बढ़ा सके ना। और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको होता है पैसे चाहिए होते हैं, सारे ही बांट देंगे तो बिजनेस तो फिर वहीं का वहीं रहेगा, कंपीट तो नहीं कर सकेंगे हम दुनिया से। तो ये 30 यहां से निकाले रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और यहां पे रख दिए जनरल रिजर्व क्रेडिट। तो कोई नहीं, जेब ही है, इस जेब से पैसे निकाले, इस जेब में डाल दिए, बस वही प्रॉफिट्स हैं, जरा अलग करके रख लिए हैं हमने, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एक और ट्रांसफर भी आएगी हमारी यहां पे, कल नहीं परसों शायद आए, कल मैं फॉर्मेट में डाल दूंगा, वैसे परसों सवाल में आएगी। वो ट्रांसफर है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की रिटेन्ड अर्निंग्स में। जब रिवेंस सरप्लस का यहां कॉलम बनेगा, उसमें से कुछ माइनस होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो रहा होगा। वो जो एंट्री करते थे, जिसको बच्चों ने यहां पे नाम रखा होता RSRE, याद आ रहा है RSRE, तो RS भी इधर होगा, RE भी इधर ही होगा, तो ये भी विद इन इक्विटी। ये एक एंट्री भी यहीं पे नजर आती है फेस पे, ये एंट्री भी इधर ट्रांसफर की फेस पे, दोनों इंपैक्ट नजर आते हैं। वरना कैश डिविडेंड आपने देखा सिर्फ एक तरफ नजर आ रहा था, कैश जब आया तब भी सिर्फ एक तरफ नजर आ रहा था। इक्विटी के अंदर एक इंपैक्ट होगा जिस एंट्री का, वो तो एक ही दफा नजर आएगा ना, ठीक है। तो क्लोजिंग बताओ 53, ये मैं बता देता हूं 32 पॉइंट। अब यहां पे अगर 60 पड़े होते, 62 से आइए 5, तो उन्होंने कहते यार बड़े पैसे कड्डो, थोड़े हैं अलग करके रख देते, 32 में चलो यार ठीक है, दे दो तो ठीक है, ना भी तो तब भी ठीक है, समझे। अब ये सवाल आपके दिनों में आ रहा होगा कि पहले हमने बोनस इश्यू क्यों नहीं लिखा? भाई मैं नहीं बता रहा, फिलहाल तो उसूल एक और लिख के घर चले जाओ, कल बात कर लेंगे। एक और उसूलों वाला सफर चल रहा है ना, एक और उसूल लिखो। अगर कैश और बोनस डिविडेंड एक ही डेट पर आ जाएं तो पहले कैश डिविडेंड की एंट्री करेंगे। अगर कैश और बोनस डिविडेंड एक ही डेट पर आ जाएं
तो पहले कैश डिविडेंड की एंट्री पास करेंगे। तो पहले कैश डिविडेंड की एंट्री पास करेंगे। नो न्यू होमवर्क, सुकून से तसल्ली से इसको रिवाइज करना। और जो पेंडेंसीज हैं कल वाले लेक्चर की वजह से किसी ने नहीं लिया, कुछ समझ नहीं आई, कुछ जो भी था, एक बार सारा कुछ पिछला ओके कर लें। मुझे अब कल कोई मसला नहीं चाहिए। ओके, कल फिर फुल थ्रॉटल पे ये चल पड़ेगा अब आगे। ओके, अल्लाह हाफिज।